अगर देश बहुत बड़ा नहीं है तो लोगों के विचारों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जो कि एक बड़ी गलती है। जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप एग्जिट के बारे में सोचते हैं। एग्जिट, मैं समझता हूं कि यह पारंपरिक तकनीक और आईटी से हटकर एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ना है जो अधिक डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन पर आधारित है। मुझे बताएं कि यह बदलाव क्यों, ये विचार कहां से आया? मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सीधे यूरोप से दिनात सिबुल्स्काया। अगर आपके किसी ऑपरेटर का कवरेज नहीं है तो हम तुरंत दूसरे ऑपरेटर पर स्विच कर देते हैं। तो हमारे लिए ये कोई सीमा नहीं है, जबकि पारंपरिक दूरसंचार कंपनियों के लिए कुछ इस तरह के तर्क हैं। आपके पास एक प्रेफर्ड साझेदार होता है और एक नॉन प्रेफर्ड साझेदार होता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अर्जुन के साथ कौचोनोमिका के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सीधे यूरोप से, और हमने पता लगाना पडिडिड्या की दिनात सिबुल्स्काया यूरोप के किस भाग में रहती है, क्योंकि वह कई अलग अलग जगहों पर रही हैं। क्या मैंने सही कहा दिना? बिल्कुल। बहुत अच्छा। दिना eSIM Plus की CEO है। ठीक। और वह टोकन 2049 में भाग लेने के लिए यूएई में थी। दुर्भाग्य से आप इसमें बहुत ज्यादा भाग नहीं ले पाई, लेकिन कुछ में भाग लिया। लेकिन मैं सोफे पर उनका स्वागत करता हूं। तो दिना, मुझे लगता है स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद, यहां आकर खुशी हुई। दिना, मैं पहले थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ सुनना दिलचस्प होगा, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड काफी दिलचस्प है। आपने दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में कुछ कंपनियों के साथ काम किया है। तो हमें थोड़ा बताएं कि आप कौन हैं और आप eSIM Plus से कैसे जुड़े। ठीक है, तो मैं एक बहुत ही पारंपरिक उद्योग से आती हूँ। मैं दूरसंचार से हूँ। उन्हें यह सुनकर खुशी होगी। मुझे इसे पहले ही मानना पड़ेगा। जब मैं इसमें शामिल हुई तब यह, आप जानते हैं, एक विकासशील, बढ़ती हुई और फलती फूलती चीज़ थी। और इसी तरह से दुनिया में चीज़ें आजकल बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आप जानते हैं, अब ये पहले से ही संस्थागत हो गया है। सब इसे और अधिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पिछले 15 सालों से कई कंपनियों और सी लेवल पदों पर और कई देशों में भी थी और कई समूहों में भी, जिसके लिए मैं काम कर रही थी। और मैं बहुत अलग बैकग्राउंड वाले समूहों के साथ काम करने के लिए भाग्यशाली थी। ऑस्ट्रियाई समूह के साथ, तुर्की समूह के साथ और डच टेलीकॉम के साथ, जो मूल रूप से जर्मन है, लेकिन अब अमेरिका का बहुत प्रभाव है, क्योंकि ये टी मोबाइल यूएस का भी एक बड़ा हिस्सा है। हाँ, आप सही कह रही हैं। तो यह अलग अलग कॉरपोरेट संस्कृतियों के माध्यम से एक दिलचस्प यात्रा थी। और मैं यूरोप के आसपास कई देशों में भी थी। मैंने यूरोप के बाहर यात्रा नहीं की। फिर से नई संस्कृतियों, नई भाषाओं को सीखना, वैसे और नए विचार भी, क्योंकि आप जानते हैं क्या है, मैंने और क्या ध्यान दिया कि अगर देश बहुत बड़ा नहीं है तो लोगों के विचारों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जो कि एक बड़ी गलती है। अभी भी बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। छोटे देशों से बहुत सी अच्छी चीज़ें निकल रही हैं। और मैं भाग्यशाली थी कि मुझे उन्हें करीब से देखने का मौका मिला और मैंने बहुत सारे दोस्त और अच्छे सहयोगी बनाए। तो eSIM Plus कैसे आया? और eSIM Plus ये तब आया जब मुझे एहसास हुआ, जिसके बारे में मैं बात करना शुरू की थी, कि दूरसंचार पुराना होने लगा है और बहुत अधिक पारंपरिक, बहुत अधिक संस्थागत होता जा रहा है। और फिर लोग, आप जानते हैं, हम सालों पहले एक जैसे बैकग्राउंड के थे। और मुझे एहसास हुआ कि ये एक ऐसी कंपनी है जो आईटी व्यापार से बहुत आईटी व्यापार, बहुत स्टार्टअप व्यापार, बहुत गतिशीलता तक बढ़ रही है। और उन्होंने मुझे संबोधित किया, क्योंकि वे जिस उत्पाद लाइन का विकास कर रहे थे उसमें eSIM व्यवसाय भी था, और वे इसे आगे बढ़ाने तथा इसे एक भिन्न स्तर के व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए मेरी दूरसंचार पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए मेरे पास आए। आश्चर्य की बात यह थी कि आप राष्ट्रीय स्तर, नियमों और एक देश की सीमाओं के बारे में सोचने में थोड़ा फंस जाते हैं, और फिर लोग आते हैं और तुरंत वैश्विक रूप से बात करना और वैश्विक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, और अगले स्तर की तकनीक के बारे में सोचना। और यह सिर्फ अद्भुत था, क्योंकि पारंपरिक व्यापार में आप क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि लीगेसी से कैसे छुटकारा पाया जाए। लीगेसी क्या है? क्या आप जानते हैं लीगेसी क्या है? आप अपनी लागत कैसे कम करते हैं? आप कैसे अधिक कुशल बनते हैं? और फिर अचानक आप उस बिंदु पर आते हैं जहां वे केवल विकास के बारे में बात कर रहे हैं, और विकास का प्रतिशत, आप जानते हैं, सैकड़ों में है। जबकि पारंपरिक टेलीकॉम में हम, आप जानते हैं, प्रतिशत के लिए लड़ रहे हैं, या 5% की वृद्धि वर्ष दर वर्ष है। खैर, बड़ी बात। और यहाँ आप जानते हैं, और यहाँ नाइजीरिया में अवसर है, या एशिया में, आप जानते हैं हम क्या ढूंढते हैं? हम लैटिन अमेरिका का क्या करते हैं? तो ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो श्रोताओं के लिए सोचने के लिए, और जाहिर है मेरे लिए भी, तो eSIM मूल रूप से एक पोर्टेबल, मुझे लगता है, टेलीफोन कनेक्शन या मोबाइल कनेक्शन है, जो आपके साथ एक से अधिक क्षेत्रों में यात्रा करता है। कुछ हद तक, हाँ। लेकिन कृपया हम आपका दृष्टिकोण सुनना चाहेंगे कि eSIM क्या है। हाँ, थोड़ी सी तकनीकी चर्चा। तो
ई साइम एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर है, जो उसी तरह काम करती है जैसे आपका सामान्य सिम काम करता है, भौतिक सिम जो आपके फ़ोन में होता है, लेकिन ये भौतिक नहीं है। तो बात यह है कि विश्वसनीयता के संदर्भ में, किसी भी अन्य विशेषताओं के संदर्भ में ये बिल्कुल समान है। इसका सिर्फ कोई भौतिक रूप नहीं है और ये सेम सपोर्टिंग डिवाइस में काम करता है। डिवाइस ज़्यादातर मामलों में स्मार्टफोन है। जाहिर है आपके पास घड़ी जैसे वेरिएबल हैं लेकिन आइए स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। और तो अगर आपके पास आपका साइम सपोर्टिंग डिवाइस है, मान लीजिए आसान करने के लिए ये एप्पल है, क्योंकि एप्पल ने ये कुछ साल पहले इसकी शुरुआत की थी और कह सकते हैं कि वे अब तक इस तकनीक के संदर्भ में सबसे अधिक उन्नत हैं। तो आप अपना फ़ोन ले सकते हैं, आप इसे मूल रूप से इंटरनेट के ज़रिए एयर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप अपने फ़ोन में एक साथ कई ई साइम रख सकते हैं। तो अगर आप 10 साल पहले, 15 साल पहले देखें तो डुअल साइम स्मार्टफोन की बहुत बड़ी चर्चा थी और इसका बाज़ार भी बहुत बड़ा था। और अपने अनुभव से मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि ये एक बहुत ही दिलचस्प विशिष्ट खंड था, जो कि वैसे बहुत विशिष्ट नहीं था, ये काफ़ी बड़ा था। तो अब जो लोग ई साइम का इस्तेमाल कर रहे हैं वे अपने फ़ोन में एक साथ कई साइम रख सकते हैं और वे तय करते हैं कि ये साइम कैसे काम करेंगे और मूल रूप से आपको इसके लिए कुछ भी त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। दूसरा ये है कि आप इसे पूरी तरह डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप एक बिंदु तक तो डिजिटल रूप से काम करते हैं और फिर आपको उसे डिलीवर करवाने की ज़रूरत होती है या आपको ऐसा वैसा कुछ करने की ज़रूरत होती है। नहीं, आप पोर्टल पर जाते हैं, वेब पर या ऐप पर, आप कुछ बटन दबाते हैं, आप जो चाहते हैं उसे चुनते हैं और फिर आप इसे अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लेते हैं और ऐसा आप कहीं भी किसी भी देश में कर सकते हैं। तो ई साइम प्लस की खूबी ये है कि हम पारंपरिक टेलीकॉम के विपरीत यह कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। हम इसे आपकी पसंद और आवश्यकता के अनुसार किसी भी देश में उपलब्ध कराते हैं। और जब आप ये ई साइम डाउनलोड कर रहे हैं तो आप मान लीजिए आप दुबई में हैं और थाईलैंड जाने की योजना बना रहे हैं, तो आप जो डाउनलोड कर रहे हैं वह एक ई साइम एक सॉफ्टवेयर है और फिर आप कहते हैं ठीक है, मुझे इस ई साइम में थाईलैंड में डेटा की ज़रूरत है। तो आप अपनी स्क्रीन पर एक और बटन दबाते हैं और फिर जब भी आप थाईलैंड पहुंचते हैं आपके पास थाईलैंड में डेटा होता है और फिर आप और भी यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्लोबल पैकेज भी है जिसे मूलतः आप एक बार डाउनलोड करते हैं। आप नियमित पे एज यू गो उत्पाद की तरह प्रीपेड करते हैं और फिर आप देशों में जाते हैं और जहां भी आप जाते हैं ये वहां है। तो दीना, मुझे समझ गया। तो मैं यूएई में मौजूद 2 ऑपरेटरों में से एक का इस्तेमाल करता हूं, तब वे मुझे ई साइम देते हैं। वे वाकई मुझे डेटा और कॉल दोनों पर रोमिंग पैकेज देते हैं। तो ई सिम प्लस में क्या अलग है? तो मैं सिर्फ उनके साथ क्यों ना रहूं, क्योंकि मैं काम के लिए हर हफ्ते यात्रा करता हूं, है ना? और मैं मूल रूप से सिर्फ उन दिनों के लिए रोमिंग पैकेज लेता हूं जिन दिनों मैं जा रहा हूं। मैं जिन देशों की यात्रा करता हूं उनमें से लगभग सभी इसमें शामिल हैं। उनके पास स्टैंडर्ड पैकेज हैं जो डेटा की संख्या और मेरे द्वारा उपयोग किए गए घंटों के आधार पर बदलते रहते हैं। तो मैं ई सिम प्लस या ऐसे किसी प्रदाता को डाउनलोड क्यों करूं? मैं उन्हीं का उपयोग क्यों नहीं करता जो मैं कर रहा हूं? हाँ, जवाब है कीमत, सच में, और कवरेज। तो मुझे इसकी खूबी समझाएं। कीमत है तो आप जिस ऑपरेटर का उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए आपके अपने देश में उसके पास अन्य ऑपरेटरों के साथ थोक समझौते हैं, रोमिंग थोक समझौते हैं, तो यह उस ट्रैफिक की मात्रा पर निर्भर करता है जो यह ऑपरेटर अन्य ऑपरेटरों के साथ उत्पन्न करता है और रोमिंग कंपनियों के लिए रेवेन्यू का स्रोत है। तो वे कैसे कहें, इस कीमत तय करने के वन-ऑन-वन नेगोशिएशन में बहुत सतर्क हैं, जो आमतौर पर रोमिंग कीमतों को कम करता है, जो कह सकते हैं सामान्य कीमतों से ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा महंगी कभी कभी। हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेरा मतलब है आप दुबई में हैं, लेकिन फिर से यहाँ के क्षेत्र के लिए भी वही कहानी है। यद्यपि जहाँ अधिक पर्यटक क्षेत्र है वहाँ ट्रैफिक भी अधिक है, इसलिए स्थानीय ऑपरेटरों के पास सैद्धांतिक रूप से कई देशों के साथ बेहतर कीमतें प्राप्त करने का अधिक अवसर है। ऐसे देश हैं जहाँ पर्यटन ट्रैफिक इतना बड़ा नहीं है और उनकी कीमतें और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि पारस्परिक, मान लीजिए, आपूर्ति अधिक सीमित है। तो हमारी खूबी ये है कि हम बात करते हैं, हम एक अतिरिक्त परत की तरह हैं और हम ऑपरेटरों से स्थानीय कीमतें के बारे में बात करते हैं और हम इस मामले में और भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और ऑपरेटरों के लिए हमें ये देना आसान है क्योंकि इस मामले में उनके पास पारस्परिकता नहीं है, तो वे सिर्फ आपूर्ति कर रहे हैं, उनकी मांग में कोई कमी नहीं आ रही है और यानी पाने, इसीलिए मूल्य निर्धारण एक स्पष्ट फ़ायदा है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम क्षेत्र में मौजूद सभी ऑपरेटरों के साथ काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि अगर आपके किसी ऑपरेटर का कवरेज नहीं है, हम तुरंत दूसरे ऑपरेटर पर स्विच कर देते हैं। तो हमारे लिए ये कोई सीमा नहीं है, जबकि पारंपरिक टेलीकॉम के लिए तर्क इस तरह काम करता है। आपके पास एक प्रेफर्ड साझेदार और नॉन प्रेफर्ड साझेदार होता है
और सिस्टम इस तरह से काम करता है कि आपको जितना संभव हो सके प्रेफर्ड साझेदार की तरफ मोड़ा जाएगा। इसके साथ अगर आपको प्रेफर्ड साझेदार की तरफ नहीं मोड़ा जाता है तो सबसे अधिक संभावना है कि कीमतें बढ़ेंगी, आप जानते हैं, फिर से कम होती जाएंगी। बस एक प्रश्न पर अनुसरण के रूप में, क्या खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है? ये कुछ हद तक वैसे ही है जैसे जब MVNOs पहली बार आए थे, है ना? आपने MVNOs का प्रसार देखा क्योंकि वे ट्रैफिक खरीद रहे थे, मुझे लगता है प्राथमिक ऑपरेटरों से, अगर मैं इसे कह सकता हूं, और वे उत्पादों को पैकेज करने में सक्षम थे, बहस के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी रूप से और मूल्यवर्धित सेवाओं को शामिल करके अलग अलग खंडों को निशाना बनाते थे। क्या ये इसी तरह से विकसित हो रहा है? एक तरह से इसी तरह कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोगों के लिए एक अतिरिक्त परत है और ज़्यादातर ट्रैफिक हम उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोगों से खरीद रहे हैं जो आप जानते हैं। तो आप STC एटिसलाट खरीद रहे होंगे, जो भी हो, है ना? हाँ, ठीक है। तो जो लोग शारीरिक रूप से यहाँ मौजूद हैं और जिनके पास शारीरिक रूप से एंटेना है। तो दीना, आपने जो कहा वह दिलचस्प है। इस अर्थ में मैं समझता हूं और मैं इसकी कद्र करता हूं, आप जानते हैं, और किसी हद तक MVNOs के समान, लेकिन आप जानते हैं हम इसमें नहीं पड़ेंगे। क्या आप इस क्षेत्र में आने वाले खिलाड़ियों में अत्यधिक वृद्धि देख रहे हैं? आप जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिम ऑफर करते हैं, खास करके सीमा पार के दृष्टिकोण से। बिल्कुल, और लहर बढ़ रही है। तो फिर आप मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या वे वाकई इन खिलाड़ियों को खरीदना शुरू कर देंगे? क्योंकि अंततः मुझे लगता है कि रोमिंग और सीमा पार एक बहुत ही लाभदायक सेगमेंट है ना? ये वह जगह है जहां मुझे लगता है लाभप्रदता बैठी है। खैर, जाहिर है जब आप एक स्टार्टअप का अध्ययन कर रहे होते हैं तो एक बात यह होती है कि आप एग्जिट के बारे में सोचते हैं। एग्जिट। और हाँ, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक निश्चित समय पर दूरसंचार समूह का कारोबार दबावपूर्ण हो जाएगा। कुल मात्रा के संदर्भ में, जो कि अभी तक है, ऐसा नहीं है। तो ये अभी भी रोमन रेवेन्यू का ज़्यादातर हिस्सा खा रहा है, लेकिन जिस क्षण यह राष्ट्रीय रेवेन्यू को खाना शुरू करेगा, जो कि आ रहा है, क्योंकि हम जिस पर काम कर रहे हैं वह ये है कि हम धीरे धीरे कई लोगों के लिए मुख्य कनेक्टिविटी प्रदाताओं को पूरक बना रहे हैं। आप जानते हैं, पूरक सिम कार्ड से मुख्य कार्ड में जा रहे हैं, हर जगह मौजूद मासिक शुल्क के माध्यम से। यह अभी भी अपेक्षाकृत आला उत्पाद होगा क्योंकि यह उपभोक्ताओं के उच्च वर्ग को कवर करेगा, लेकिन यह दूरसंचार कंपनियों के लिए उपभोक्ताओं का सबसे आकर्षक वर्ग भी है। तो इसे अपने पास रखना एक प्राकृतिक अगला कदम है और यह उम्मीद है। और जब आप ऊपरी वर्ग कहते हैं, क्या आप व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं की बात कर रहे हैं या आप आय और उपयोग वर्ग के संदर्भ में ऊपरी वर्ग की बात कर रहे हैं? तो आप इस ऊपरी वर्ग को कैसे परिभाषित करते हैं? मैं इस बात से शुरुआत करूंगी कि लोग बहुत यात्रा करते हैं क्योंकि ये एक प्राकृतिक मेल है। प्राकृतिक मेल, सहमत हूं। लेकिन आम तौर पर ये उन लोगों के साथ भी होगा जो सिर्फ बाकी लोगों से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो हम उन लोगों को नहीं देख रहे हैं जो कनेक्टिविटी पर $5 प्रति माह खर्च करते हैं। कम से कम इस समय तो इस वर्ग पर काम नहीं हो सकता और मुझे विश्वास नहीं है कि आज से 10 या 4 साल बाद भी इस पर काम हो सकेगा। तो हम उन लोगों को देख रहे हैं जो वर्तमान में $50 से $100 प्रति माह खर्च कर रहे हैं, जो सीमाओं पर एक काफ़ी बड़ा वर्ग है, और तो हम ज़्यादातर इन्हीं को निशाना बना रहे हैं। हम क्यों मानते हैं कि यह राष्ट्रीय कवरेज या राष्ट्रीय उपयोग का पूरक भी बन जाएगा? क्योंकि हम जो कवरेज अवसर प्रदान करेंगे वह बड़ा होगा, इसीलिए गुणवत्ता बेहतर होगी, इसलिए विश्वसनीयता बेहतर होगी। और इसके साथ हम उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो सिर्फ पारंपरिक टेलीकॉम को नहीं बल्कि अन्य प्रकार के प्रदाताओं को भी जोड़ता है, फिर से बड़ी क्षमता की गारंटी देता है, जिसका मतलब है ज़्यादा गति, ज़्यादा विश्वसनीयता, और बस आप जानते हैं कीमत के संदर्भ में एक अवसर भी प्रदान करता है, कीमत नेगोशिएशन, कीमत शोधन। ठीक है, लेकिन ठीक है, खैर मैं यहाँ शैतान का वकील बन रहा हूँ। क्या आप लोग नियामकों की दया पर निर्भर नहीं हैं? क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं की दया पर निर्भर नहीं हैं, जिनके पास वाकई में ज़्यादातर ट्रैफिक है उनके साथ? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं की दया ओवररेटेड है, और ये इसलिए है क्योंकि वाकई में जब आप देखते हैं कि लोगों की यह मांग है और आप देखते हैं कि आपका प्रतिस्पर्धी इस खेल में आ रहे हैं, और प्रतिस्पर्धी और टेलीकॉम अब हमारे जैसे लोगों के साथ इस खेल में काफ़ी सक्रिय रूप से आ रहे हैं, तो आप या तो खुद को बचाने की कोशिश कर सकते हैं या ये मान सकते हैं कि ये हो रहा है। और मुझे विश्वास है टेलीकॉम उद्योग ने अपने अपेक्षाकृत छोटे लंबे इतिहास से ये सीखा है कि आप जितना लंबा समय लोगों की वास्तविक ज़रूरतों को जितना अधिक समय तक नज़रअंदाज करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उन्हें पूरी तरह से चूक जाएंगे। तो हम स्काइप को नज़रअंदाज कर रहे थे, हम फ़ोन पर एप्लीकेशन को नज़रअंदाज कर रहे थे,
हमें एहसास नहीं हुआ, नहीं, आप जानते हैं ये हमें कहाँ ले जा रहा है। और जब टेलीकॉम को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो ये कुछ हद तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और मुझे लगता है कोविड था, अगर मैं कह सकता हूँ, एक प्रकार की ब्लैक स्वान घटना, अगर मैं इसे ऐसा कहूँगा। लेकिन इससे पहले भी आप जानते हैं, अगर आप मुझसे 15 साल पहले पूछते कि आवाज़ का भविष्य क्या है, तो मैं आपसे कहती कि ठीक है, हम फिक्स्ड आवाज़ को ख़त्म कर देंगे, लेकिन मोबाइल आवाज़ हमेशा के लिए रहेगी, जो बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन उसके 15 साल बाद, 10 साल में ये बात सच नहीं रही। तो और टेलीकॉम संचार एक ऐसा उद्योग है जो एक बहुत ही स्पष्ट कारण से लंबे समय के लिए सोचता है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स भारी उद्योग है। तो आपको योजना बनानी होती है लंबे समय के लिए, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं, और यहाँ हमारे जैसे लोग हैं जो आप जानते हैं आईटी, प्राकृतिक क्लाउड आधारित क्रिप्टो सोच रहे हैं, आप जानते हैं ब्लॉकचेन विश्लेषण कर रहे हैं, और फिर यहाँ आप इसके साथ जाते हैं, आप जानते हैं बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ, आप सोच सकते हैं कि आप उन जैसे छोटे लोगों को मात दे सकते हैं, या शायद नहीं। लेकिन आप जानते हैं इस मामले में उनसे आगे निकलना, ब्लॉकिंग शायद काम नहीं करेगी, लेकिन उन्हें अपने खेल का हिस्सा बनाना काम करेगा। और मैं सोचता हूं कि ये एक बुद्धिमानी भरा दृष्टिकोण है, तो ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन शुरू करने से पहले आपने बताया था कि आप जानते हैं eSIM+ खुद एक बहुत ही दिलचस्प परिवर्तन से गुजर रहा है, और मैं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा जो शायद थोड़े उचित ना हो, लेकिन आप पारंपरिक तकनीक और आईटी से हटकर एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ना है जो अधिक डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन पर आधारित है। मुझे इस परिवर्तन के बारे में बताएं। इस बदलाव को लाने के लिए इस तरह का विचार कहां से आता है? ये उचित क्यों नहीं है? ये उचित है। यह एक बिल्कुल उचित टिप्पणी है। तो क्यों परिवर्तन? बहुत सी वजहों से, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। पहले, हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं की दया पर नहीं रहना चाहते, यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि दर्शकों के बीच, जो कि हमारा प्राथमिक लक्षित दर्शक वर्ग है, अधिक वास्तव में 2 ज़रूरतें हैं। एक तो यह कि जो कुछ उनके पास है उस पर अधिक नियंत्रण रखें, और यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क ही इस आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो एक तरह से व्यक्ति अपने छोटे से परिवेश में कनेक्टिविटी के छोटे छोटे प्रदाता बन रहे हैं। तो हम मूल रूप से ये ढूंढ रहे हैं कि इसे हमारी दुनिया में बनाया जाए जो बाहर है। इसलिए बहुत सारी अलग अलग कंपनियां पहले से ही इसे आजमा रही हैं, और उनके पास पहले से ही टोकन हैं जो लोगों को अपने उपकरण खरीदने, इसे एक प्लेटफॉर्म से जोड़ने, टोकन के बदले व्यापार करने आदि के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि चूंकि हम पहले से ही दूरसंचार पारंपरिक कंपनियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे पास पहले से ही एक डेटा उपयोगकर्ता आधार है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो देखते हैं यह एक प्राकृतिक मेल है जो उन लोगों की मदद करता है जो पिन का निर्माण कर रहे हैं। अन्य लोगों के लिए जो इस डीपिन बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं, उन्हें भी इस बड़ी योजना का हिस्सा बनने में मदद करना है। क्योंकि फिर से, जैसा कि मैंने कहा, मुझे पारंपरिक टेलीकॉम और डिसेंट्रलाइज्ड टेलीकॉम के बीच प्रतिस्पर्धा पर विश्वास नहीं है, अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस मामले में सहयोग में विश्वास रखती हूँ। क्यों? क्योंकि दूरसंचार कंपनियों को अनिवार्य रूप से क्षमता संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक अभी भी घातीय रूप से बढ़ रहा है, और फिर से उसके पारंपरिक उद्योग से आते हुए मुझे याद है कि 2010 में हम अनुमानित ट्रैफिक के ग्राफ को देख रहे थे जो कुछ परामर्श कंपनियों द्वारा लाया गया था, और हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। हम इस उद्योग में होने पर इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि ट्रैफिक इस तरह से बढ़ सकता है। और फिर आप जानते हैं 3G ने इसे पूरी तरह से कर दिया, 4G शामिल हुआ, अब 5G शामिल हो रहा है। निर्माता पहले ही 6G के बारे में बात कर रहे हैं, और ट्रैफिक बढ़ता रहेगा, ये स्पष्ट है। और फिर 5G नेटवर्क की प्रकृति ही ऐसी है कि यह अत्यधिक बिजली खपत करता है, यह महंगा है, इसका कवरेज बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एंटेना होने चाहिए। सरलता के लिए इन्हें एंटेना कहा जा सकता है ताकि अधिक भार न पड़े, और वहाँ जो ट्रैफिक आ रहा है वह बहुत ज़्यादा है, लेकिन कीमत स्तर जो वहाँ है वह अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसे कमोडिटी कीमत स्तर पर ले जा रहा है। तो उन्हें कैपेक्स निवेश के लिए एक पूरक चीज़ की ज़रूरत होगी, और यहाँ केंद्रीय विकेंद्रीकृत नेटवर्क आते हैं जिन्हें आप जानते हैं यहाँ और वहाँ के लोगों द्वारा बनाया गया है, जहाँ वे वास्तव में अतिरिक्त क्षमता को, यदि आप चाहें तो, फाइबर से बदल रहे हैं जो उनके पास है मोबाइल कनेक्टिविटी में। और फिर पारंपरिक टेलीकॉम इससे क्या हासिल कर सकते हैं? यदि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पारंपरिक ट्रैफिक का व्यापार कर रहा है, इसे डीप इन ट्रैफिक कहते हैं, और फिर आप इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं एक साथ ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, और जाहिर है कि इससे अतिरिक्त कैपेक्स की भी पूर्ति हो जाती है जिसकी आवश्यकता होती है।
बिल्कुल। लेकिन दर्शकों के लिए मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। हाँ डिपिन, हाँ। क्या आप हमारे लिए डीपिन का थोड़ा सरल भाषा में विश्लेषण कर सकते हैं? खैर, वास्तव में अगर आप शब्द को देखते हैं तो ये कई चीज़ों को कवर करता है, और शायद इसलिए ये वही है जो सबसे बड़ा भ्रम लाता है, क्योंकि डीपिन अब हर चीज़ के लिए एक फैंसी शब्द है जो ब्लॉकचेन से संबंधित है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क। हाँ, क्योंकि आपसे मिलने से ठीक पहले मैंने इसके 200 पेज पढ़े थे, क्योंकि मैं आपसे ईमानदारी से कहूँगा कि मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। मैंने ये शब्द कई बार सुना था, लेकिन मैंने कभी इसके अर्थ नहीं समझे थे। माफ़ कीजिए। और आप जानते हैं, वास्तव में भ्रम इस तथ्य से भी आता है कि कई अलग अलग लोग वाकई में अलग अलग चीज़ों का मतलब निकालते हैं। आप जानते हैं, इस शब्द के लिए, क्योंकि वे माइनिंग के लिए डीपिन नेटवर्क हो सकते हैं, वे डेटा स्टोरेज, डेटा इनके के लिए डीपाइन नेटवर्क हो सकते हैं, और फिर दूरसंचार के लिए भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी। तो ये सिर्फ कह सकते हैं किसी अवधारणा का एक कार्यान्वयन है, और आपके पास वही है जिसे नोड कहा जाता है। हाँ, एंटेना, या आप जानते हैं, आइए इसे इस तरह से कहते हैं, ट्रैफिक का स्रोत। वो मैं हूँ, उदाहरण के लिए। आप नहीं, लेकिन वह एंटेना जो आपने खरीदा है। ओह, माफ़ करना। हाँ, खैर, कौन जानता है। मेरा मतलब है, मुझे आपकी क्षमता नहीं पता। कौन जानता है कि एलन मस्क आगे कहाँ जाएंगे। हम वाकई में एंटेना भी बन सकते हैं, लेकिन ठीक है, नहीं, मैं समझता हूँ, माफ़ कीजिए। हाँ, तो और फिर आप इसे उपयोग कर सकते हैं। निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ जोड़ते हैं, वह प्लेटफॉर्म क्या है जो हमारे जैसे लोग आपको प्रदान करते हैं। तो आप इसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप उन टोकन का माइनिंग कर सकते हैं जो इसमें है, कह सकते हैं नेटवर्क। आप स्टोरेज कर सकते हैं, आप पुष्टि कर सकते हैं। मूलतः यदि एक कदम पीछे जाएं तो ब्लॉकचेन का अर्थ है लेन देन की डिसेंट्रलाइज्ड पुष्टि कुछ नेटवर्क में, और ये कुछ नेटवर्क अलग अलग पैमाने और अलग अलग प्रकृति का हो सकता है। लेकिन हम यहाँ अब जिसकी बात कर रहे हैं वह भौतिक बिंदुओं पर आधारित सार्वजनिक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो ट्रैफिक पैदा करते हैं, जो कि इंटरनेट ट्रैफिक है, जो एक ही समय में उस रिसीवर और ट्रांसमीटर के निकट वाईफाई कार्यक्षमता का समर्थन करता है। और फिर मूल रूप से ये एक छोटा वाईफाई स्पॉट है, बहुत सरल स्पष्टीकरण के लिए। ये एक वाईफाई स्पॉट है जो आप खुद प्रदान करते हैं। तो मैं एक व्यक्ति के रूप में जो कुछ भी मैं लेकर चलता हूँ वह डीपाइन नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। तो मैं उस डीपिन का हिस्सा कैसे बनता हूँ? मेरे पास क्या होना चाहिए? जिस डीपिन नेटवर्क में आप अब आइए दूरसंचार के बारे में बात करते हैं। आइए यहाँ तक कि हमारे साथ जो हम अब कर रहे हैं, हम अन्य डीपिन प्रदाताओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि वे इससे जुड़ सकें। ठीक है। और इन अन्य डीपिन प्रदाताओं का इस संबंध में अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन क्लासिकल दृष्टिकोण, अगर हम उस चरण में क्लासिक्स की बात कर सकते हैं, ये है कि एक डीपिन प्रदाता के पास अपने डिवाइस का सेट होता है जो उनके केंद्रीय वेयर हाउस में होता है, और फिर वे इसे भेजते हैं। यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको ये डिवाइस मिलेगी, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आमतौर पर ये काफ़ी सरल है, जैसे आप अपने घर पर एक राउटर इंस्टॉल करते हैं और डिवाइस इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है जो आपके डिवाइस को देखता है। ये देखता है कि ये क्या कर रहा है, ये किस प्रकार का ट्रैफिक संचारित कर रहा है, और ये अन्य लोगों को भी दिखाता है कि देखिए यहाँ ये डिवाइस है, यहाँ ये डिवाइस है। आप इससे जुड़ सकते हैं और आप ट्रैफिक का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं और आप भी ट्रैफिक पैदा कर रहे हैं। और सिस्टम मूल रूप से, क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, ये ऐसा मान लीजिए स्वचालित रूप से करता है, तो यानी इसे ब्लॉकचेन पे करता है। तो ये ट्रैफिक का ऑटो रूटिंग करता है। और तो क्या ईसाइम प्लस फिर प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म बन जाता है? हाँ। तो फिर क्या आप ईसाइम व्यापार से दूर चले जाते हैं? नहीं, ये वाकई में दो चीज़ें हैं जो बहुत प्राकृतिक रूप से एक साथ आ रही हैं। क्योंकि ईसाइम व्यापार ये ईसाइम व्यापार नहीं है, ये ईसाइम कनेक्टिविटी व्यापार है जो महत्वपूर्ण है। हम किसी भी तकनीक के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं जो हमारे पास है, और हमारे लिए हमारे ग्राहक वे लोग हैं जो मोबाइल कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 24/7 ऑनलाइन रहना चाहते हैं। तो हम जो कर रहे हैं वह ये है कि हम आपूर्ति एकत्र कर रहे हैं, इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, विभिन्न प्रकृति का, और फिर जब भी व्यक्ति को इस कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है तो हम उसे हमारे पास उपलब्ध सर्वोत्तम चीज़ उपलब्ध कराते हैं। तो हम ज़्यादा डीपिन नेटवर्क जो हम प्लेटफॉर्म में जोड़ते हैं, हम उनको प्राथमिकता देंगे क्योंकि हम मानते हैं कि उनके पास अपना रेवेन्यू शेयर होना चाहिए और उनको बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और हम पूरी तरह से जानते हैं कि अब तक डीपिन नेटवर्क नियमित प्रदाताओं का पूरक नहीं हो सकता है, तो इसका एक कारण है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में लाखों खर्च होते हैं। जब
डीपिन नहीं होता है तो वह नियमित इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। इसके अलावा हम ये भी सोच रहे हैं कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। तो जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ सैटेलाइट है, और अवधारणा ये प्लेटफॉर्म होने की अवधारणा है। हम ये भी मानते हैं कि क्योंकि हम एंड कस्टमर को सेवा प्रदान कर रहे हैं और हम इसे कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इसे कैसे करना है। उपयोगकर्ताओं की मांग जो हम इस द्वारा बनाएंगे, ये भी कैसे कहें उन लोगों के लिए ईंधन है जो अधिक डीपिन का निर्माण करते हैं, क्योंकि क्लासिकल कारण ये है कि डीपिन को कुछ हद तक चुनना मुश्किल है। ये है, आप जानते हैं, ये किसी भी प्लेटफॉर्म व्यापार की नियमित समस्या है। ये मुर्गी और अंडा है, तो ग्राहक कौन है या आपूर्ति कौन है, ये या तो दो छोटे स्पॉट हैं। तो आप इसमें शामिल होना नहीं चाहते, या जब आप इसमें शामिल होते हैं तो इसका उपयोग करने वाले दो छोटे ग्राहक होते हैं, इसलिए ये आपको लाभ नहीं देता। हमारा विचार ठीक इसी समस्या को ख़त्म करना है, क्योंकि हम ग्राहकों के साथ बढ़ रहे हैं, अपने हालिया व्यापार के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे एक क्लासिकल टेलीकॉम व्यापार के रूप में प्रबंधित करते हैं। लेकिन दूसरी ओर, क्योंकि मांग है, हम इस आपूर्ति के लिए मांग पैदा कर रहे हैं और इस समस्या को दूर कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपना एंटेना खरीदती हूँ, मैं इसे किसे बेचूंगी? कोई नहीं है। दोस्तों, हम आपको बनाते हैं कि इसे किसे बेचा जाए। ये वह काम है जो हम कर रहे हैं, तो हम इसे ऐसे देखते हैं। दिना, ये एक काफ़ी जटिल व्यापार मॉडल है, क्योंकि बस मुझे इसे समझने की कोशिश करने दें। यदि मैं गलत हूं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गलत ही समझूंगा। तो आपके व्यापार का एक हिस्सा मूड जैसे व्यक्तियों को सेवा प्रदान करना है जो आपका ई-साइम डाउनलोड करना चाहता है, इसका इस्तेमाल किसी भी कारण से करना चाहता है। आपके व्यापार का दूसरा हिस्सा यह है कि आप फिर से मुझ जैसे व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं जो आपके डीपिन इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। ठीक है? आप नहीं। तो फिर कौन कर रहा है? अब हम व्यक्तियों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके पास पहले से ही डीपिन है। ठीक है। तो वे इसे अलग अलग देशों में बना रहे हैं। उनका काम यह है कि वे व्यक्तियों को इसे बनाने के लिए भाग लें। हमारा काम यह है कि हम उनको अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ें। ठीक है, सही है। तो ये उस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, और इस सब में क्लासिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ी कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि वे भी वही लोग हैं जो आपको बैंडविड्थ प्रदान कर रहे हैं, वे भी आपको प्रदान कर रहे हैं। तो क्या वे आपका इस्तेमाल एंड कस्टमर तक पहुंचने के लिए और डीपिन इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं? अभी तक वे इसका उपयोग डीपिन के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन हाँ, अब तक वे हमारे एंड कस्टमर को ट्रैफिक प्रदान कर रहे हैं। लेकिन विचार ये है कि जैसे जैसे डीपिन बढ़ रहा है और क्षमता की आवश्यकता बढ़ रही है, तो हाँ, हम क्लासिकल बुनियादी ढांचे और डीपिन बुनियादी ढांचे के बीच की कड़ी भी हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ। इसलिए जैसा कि आपने कहा, डीपिन की वृद्धि संभावित रूप से अधिक है। मुझे लगता है यह अतिरिक्त कैपेक्स के लिए कुशल उत्तर है जो आवश्यक है। मेरा अनुमान है कि यह स्पष्ट रूप से बैंडविड्थ की अनावश्यक उपलब्धता का ध्यान रख रहा है। यदि मैं इस शब्द का गलत या सही प्रयोग कर सकता हूं तो? हाँ, बिल्कुल। आपकी सेवा की गुणवत्ता वास्तव में बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपको बेहतर कवरेज मिलता है, क्योंकि आप छोटे छोटे हिस्सों में पहुंच पाते हैं, क्योंकि आप विस्तृत नेटवर्क का उपयोग कर पाते हैं। तो ये सब सकारात्मक। दुनिया के विभिन्न भागों में डीपिन को वास्तव में स्थापित करने के लिए क्या करना होगा? और क्या आप कुछ ऐसे देश देखते हैं जहां मुझे लगता है कवरेज एक चुनौती है, वो पहला हिस्सा होगा जहां आप वृद्धि देखेंगे, या आप थोड़े अधिक विकसित देशों को देखेंगे जहां अधिक विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां डीपिन स्थापित होने वाला है? तो दो प्रश्न, आप इसे कहां स्थापित होते हुए देखते हैं, और आप इसे शुरू करने के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि ये सबसे पहले उन देशों में शुरू होगा जहां खरीद क्षमता इसे अनुमति देती है। ठीक है, एक उपभोक्ता के नजरिए से खरीद क्षमता। एक उपभोक्ता के नजरिए से, हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि आप बस, ये अभी भी एक निवेश है। ये कई लाखों का निवेश नहीं है, लेकिन ये 100 का निवेश है या 200 का निवेश है। तो ये निवेश है, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि यह उन देशों पर नज़र डालना उचित होगा जहां क्रिप्टो का उपयोग पहले से ही काफ़ी उन्नत है। तो हमारे पास क्रिप्टो समुदाय हैं, और उस दृष्टिकोण से कुछ हद तक कह सकते हैं कि एक समानता है। उदाहरण के लिए, तुर्की एक ऐसा देश है जहां लोगों की खरीद क्षमता का स्तर इसे बर्दाश्त कर सकता है, आइए इसे इस तरह से कहें, और ब्लॉकचेन क्रिप्टो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए, यह निश्चित रूप से उन देशों में से एक है जिसके बारे में हमारा मानना है कि वह काफ़ी तेज़ी से प्रगति करेगा। और फिर यूरोप में हम ये भी सोचते हैं कि इसके बढ़ने की संभावना है। यूरोप और तुर्की अभी भी बहुत अच्छे पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश हैं।
जो शुरुआत में कोई समस्या नहीं है वाकई में। शुरुआत में यह एक संभावना है क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमता है। समस्या यह है कि जब अतिरिक्त क्षमता कम होगी तो इस डीपिन के निर्माण के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी और अधिक एकीकरण की आवश्यकता होगी। तो हम इन क्षेत्रों को उन क्षेत्रों के रूप में देख रहे हैं जिन्हें हम मानते हैं कि, और जाहिर है अमेरिका। और आप क्रिप्टो नियमन के साथ चुनौतियों का क्रॉसओवर कहाँ देखते हैं? क्योंकि आप जानती हैं अंत में इसका बहुत कुछ आदान प्रदान की क्षमता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सच। पैसे द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं, इंटरनेट पर पैसे, लेकिन आगे भी बहुत कुछ है। तो एक उद्योग के रूप में आप कितने पीछे रह गई हैं जो कनेक्टिविटी, बैंडविड्थ, टेलीकॉम की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में इंटरनेट पर पैसे के मुक्त प्रवाह पर निर्भर है और यह विनियमन अभी भी अधिकांश देशों में सबसे अच्छा है। आप जानती हैं, अस्पष्ट है। सच। आप जानते हैं, फिर से मैं एक पारंपरिक टेलीकॉम व्यापार से आ रही हूं जहां नियमन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और नियमन के साथ मेरा अनुभव यह है कि मेरा मतलब है, शायद मैं बस अभी काफ़ी आशावादी हूं, लेकिन आशावादी होना अच्छा है नियमित रूप से। हाँ, लेकिन मैंने जो देखा वह यह था कि किसी भी नियामक के अज्ञात होने पर पहली प्रतिक्रिया होती है बहुत ज़्यादा दूर चले जाएं। वे नहीं समझते कि वे क्या नियमन कर रहे हैं, वे नहीं समझते कि यह कहाँ जा रहा है, और पहली प्रतिक्रिया ये है कि आइए इसे पूरी तरह से रोक दें, आइए बस कुछ ना करें। और फिर जैसे जैसे चीज़ें विकसित होती हैं, आमतौर पर कुछ समझौते प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि फिर से सबसे पहले कई फ़ायदे हैं जिन्हें किसी तरह, आप जानते हैं, शामिल किया जाना चाहिए। वहाँ लॉबिंग होगी विभिन्न प्रकार की ताकि ये हो सके। और अब मैं शायद अजीब लगूं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि इस शब्द में, विनियमन की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मनुष्य जैसे लोग जो इस विनियमन को कर रहे हैं इसका प्रयोग करना शुरू करते हैं और जो कुछ भी वे विनियमित कर रहे हैं उसे समझना शुरू करते हैं, तो ये फिर बहुत ज़्यादा वास्तविक हो जाता है। वास्तविक। हाँ, और मुझे लगता है कि शिक्षा और जागरूकता इस पूरे टुकड़े का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। विकेंद्रीकरण से संबंधित हर चीज़, ब्लॉकचेन, आगे भी बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोग बस अनजान हैं और वाकई में मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो पेशेवरों या क्रिप्टो गर्ल के रूप में आप लोगों ने इस विषय को मुझ जैसे आम लोगों के लिए रहस्यमय बनाने में बहुत अच्छा काम किया है। आप जानते हैं, ये अभी भी ऐसी भाषा और शब्दों में बोला जा रहा है जिन्हें सिर्फ वही समझते हैं जो वाकई में इसे समझते हैं। आप जानते हैं, डीपिन एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसा कि आपने कहा, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो डीपिन पढ़ रहा है, और मैं खुद को बहुत बेवकूफ़ नहीं मानता, वास्तव में इसे समझना आसान नहीं था, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, कई ऐसे एप्लीकेशन थे जो काफ़ी अनोखे थे और ये शब्द बहुत सर्वव्यापी रूप से लागू हो रहा था। मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि ये सिर्फ लॉबिंग के बारे में नहीं है, ये नियामक को शिक्षित करने के बारे में भी है। क्या वे इसके लिए खुले हैं? देखो, अब क्रूर कहानी, मैं एक पारंपरिक टेलीकॉम से आती हूँ। हाँ, बहुत लंबा नहीं, मेरा मतलब है इस व्यापार के साथ मेरी कहानी बहुत लंबी नहीं है। मैं खुद इसे सीख रही थी, और जब संस्थापकों ने मुझसे कहा कि देखो, आप जानते हैं, हम यही करने जा रहे हैं, रुको, मुझे कुछ समय दो। लेकिन मुझे लगता है कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के साथ इसका हिस्सा इस तथ्य से आ रहा है कि वैसे ये बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं है, और वे होने चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी वाकई में बहुत अलग चीज़ें हैं। सहमत, पूरी तरह से। और क्रिप्टो करेंसी इतनी धुंधली और इतनी वीरतापूर्ण, साहसिक है क्योंकि ये व्यापार पर आधारित है। ये पूरी तरह से व्यापार की चीज़ है, और जितना कम स्पष्ट आप होंगे उतना ही ज़्यादा बिटकॉइन की कीमत होगी। इसका मतलब है जितना ज़्यादा आप इसके इर्द गिर्द उन्माद पैदा करेंगे, उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि ये ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला होगा। और मेरा मानना है कि ये ब्लॉकचेन को तकनीक और दृष्टिकोण के रूप में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि इसके अलावा एक और बात यह है कि क्योंकि ये इतना नया है, जैसे जब चीज़ें इतनी नई होती हैं तो बहुत सारे ठग होते हैं, आप जानते हैं। ये ऐसा है जैसे चीज़ें बाहर आ रही हैं, आप इस पे कूद जाते हैं, फिर ये एक आपदा बन जाती है, आप इससे बाहर निकल जाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारी जैसी कंपनियों की कहानी है जो पारंपरिक व्यवसाय से आ रही हैं, पारंपरिक व्यवसाय को समझती हैं और काफ़ी हद तक पारंपरिक व्यवसाय कर रही हैं, इसमें आगे बढ़ रही हैं और सोच रही हैं कि हम वास्तव में दीर्घकालिक रूप से कुछ कैसे बना सकते हैं, और हम वाकई में कह सकते हैं वास्तविक दुनिया के साथ सहयोग में कुछ बनाते हैं। हम इस शिक्षा का हिस्सा भी होंगे। तो अगर ये चीज़ काम करती है तो आप इसे दिखा सकते हैं और कह सकते हैं, देखो,
ये ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। ये कैसे पारंपरिक टेलीकॉम को फ़ायदा पहुंचाता है? पारंपरिक टेलीकॉम बहुत सारे पैसे करों में और सभी प्रकार के लाइसेंस में खर्च करते हैं, और जाहिर है कोई भी सरकार इन कंपनियों के व्यापार को कमज़ोर नहीं करना चाहेगी, एक बहुत ही स्पष्ट कारण से। जहां हम कह रहे हैं देखो हम किसी भी तरह से इसे कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, हम वाकई में इसका समर्थन कर रहे हैं। हम इसका समर्थन कर रहे हैं कि ये वास्तविक रूप से बोलते हुए। और दूरसंचार कंपनियों के साथ सबसे बड़ा मुद्दा वास्तव में कैपेक्स का भारी बोझ है। यहाँ तक कि अगर एक कदम पीछे जाएं, जब नियामक कवरेज के मुद्दों या लाइसेंसिंग या स्पेक्ट्रम की बिक्री पर विचार कर रहे थे, तो स्पेक्ट्रम दूरसंचार कंपनियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हमेशा कवरेज दायित्वों के बारे में थी। तो या तो आपको इस तरह से बहुत सारा पैसा चुकाना होगा या फिर दूसरी तरह से बहुत सारा पैसा चुकाना होगा। और अब ये बहुत धीरे धीरे नियामक के पास आ रहा है कि कवरेज जिम्मेदारियां या विस्तृत कवरेज पहले से ही ऑपरेटरों पर बोझ नहीं होना चाहिए। वे बस इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्हें अन्य तरीकों की तलाश करने की ज़रूरत है। और हमारे जैसे लोग इसका जवाब हैं। वे, मेरा मतलब है उदाहरण के लिए स्पेसएक्स। ये स्पेसएक्स नहीं है, मैं एलोन मस्क की सैटेलाइट कंपनी का नाम भूल गई। ठीक है, खैर मैं ठीक है ठीक है, बिल्कुल जैसे ठीक है। लेकिन तथ्य यह है कि अब वे उपग्रह कनेक्टिविटी के साथ बड़े क्षेत्रों को कवर करने के लिए प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के साथ सहयोग करना शुरू कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि नियामक एक बड़ा कदम उठा रहा है, क्योंकि इससे पहले ये पूरी तरह से असंभव था। और मैं विनियामकों के साथ इस प्रकार की बातचीत नहीं कर रही थी, ये कहते हुए कि देखिए आप जानते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, आइए इसे चर्चा से भी हटा दें। हम ऐसी चीज़ को कवर क्यों करेंगे जहां एक व्यक्ति रहता है या 10 लोग एक साल में इससे गुजरते हैं? वे कभी भी इस संदर्भ में वे पहले काफ़ी सख्त थे और अब ये बदल रहा है। तो मुझे लगता है कि बस समय, शिक्षा और जागरूकता की ज़रूरत है। हाँ, मुझे लगता है कि ये हर उस बातचीत में एक मुख्य विषय रहा है जो मैंने डीएलटी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो आदि से जुड़े लोगों से की है। मेरा मानना है कि आपको रेगुलेटर को इस सफ़र में साथ लेकर चलना होगा, अन्यथा आप अपने लिए आगे चलकर और बड़ी चुनौतियां खड़ी कर लेंगे। हाँ, अब जब मैं eSIM प्लस के बारे में PRH रहा था तो मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा, मॉड्यूलर डीप इन सुपर ऐप। सही है, ये तो बहुत लंबा हो गया। ईमानदारी से कहूं तो ऐसे 3 शब्द थे जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। सुपर ऐप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों का मतलब होता है। डीप इन मैं इसके बारे में अभी भी अनिश्चित था। और मॉड्यूलर काफ़ी सीधा साधा है, जहां मैं इसे दूसरे 2 शब्दों से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो कृपया बताएं कि मॉड्यूलर डीप इन सुपर ऐप का क्या मतलब होता है, इसके पीछे क्या महत्वाकांक्षा या दृष्टिकोण है, इसमें ऐसा क्या सुपर है कि आप सुपर ऐप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मेरा मतलब है। और मुझे यह भी कहना चाहिए कि हर टेलीकॉम कंपनी ने कभी ना कभी सुपर ऐप स्ट्रेटजी बनाने की इच्छा जाहिर की है, छोटी या बड़ी। मेरा मतलब है मैं ठीक उसी वक्त टुर्कसेल में थी। आपका कहना सही है। हाँ, यही बात है। तो तुम्हें पता है एक तरह से इसी तरह सुपर ऐप क्या है? सुपर का मतलब ये है कि हम अपने एप्लीकेशन और उत्पाद में और अधिक सेवाएं जोड़ रहे हैं, लेकिन ये सेवाएं वह हैं जो बहुत स्वाभाविक रूप से हमारे काम से जुड़ी हुई हैं। हम VPN सर्विस लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि इस तरह की चीज़ों के लिए ये पहली मांग है, और हम इसके आसपास कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास पहले से ही क्रिप्टो में बहुत सारे पेमेंट हैं, तो हम व्यापक अवसर प्रदान करके उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो इसे कर रहे हैं। और हम उसी समय हम बहुत सारे फीड पेमेंट भी देखते हैं पूरे विश्व में। पेमेंट जो फिर से, अगर आप अपने फ़ोन के लिए एक नियमित टॉपअप अवसर के बारे में सोचें, अगर आप पोस्टपेड पर नहीं हैं और आप किसी अन्य देश में हैं तो ये बहुत मुश्किल है। ऐसी खास कंपनियां हैं जो लाखों डॉलर कमाती हैं। हाँ, केवल यह करके पेमेंट को सुगम बनाना। हाँ बिल्कुल। तो मैं समझ सकता हूं कि पेमेंट एक प्राकृतिक विस्तार है। हाँ, मैं इसकी क्यूदर करता हूं। लेकिन आपने क्रिप्टो का जिक्र किया, सही है, मैं बहुत ज्यादा रुचि ले रहा हूं। विस्तार से आपका क्या मतलब है? क्रिप्टो ऑफरिंग? मेरा मतलब है कि हमारे पास पहले से ही क्रिप्टो में पेमेंट है, तो हम क्रिप्टो पेमेंट स्वीकार करते हैं। और उन लोगों के लिए जो नियमित फीट पैसे के बजाय हमें क्रिप्टो में पेमेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनके पास ये अवसर हो। भुगतान करने के लिए हमारे पास तेज तरीका से क्रेडिट उपलब्ध है। और इसलिए आप बहुत विभिन्न प्रकार के कॉइन स्वीकार करते हैं। और क्या आप किसी तीसरे पक्ष का इस्तेमाल करते हैं? तीसरा पक्ष? ठीक है, हम इसके लिए तीसरे पक्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो हम क्योंकि और वह फाइनेंशियल सर्विसेज जिन्हें हम एकीकृत करेंगे वह भी तीसरे पक्ष की सेवाएं होंगी। तो हम खुद वहाँ नहीं जा रहे हैं, हमें विकास की ज़रूरत है। ज़रूर, ये बिल्कुल समझ में आता है। हाँ, हम यहाँ दुबई में फाइनेंस सेक्टर के एक
बहुत बड़े खिलाड़ी से बातचीत भी कर रहे हैं ताकि उन्हें एकीकृत किया जा सके या हम उनकी सेवाओं में एकीकृत हो सकें। यह हमेशा एक प्रश्न चिन्ह है। तो यह सुपर का मतलब है आप किसी तरह आते हैं और आपके पास अधिक या कम वे चीज़ें होती हैं जो आसपास के इस्तेमाल में आती हैं। तो ये ऑफरिंग जो मेरे जैसे व्यक्ति जो ESIM का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट का मूल है, वह चाह सकता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ठीक है, तो आप सुपर शब्द का इस्तेमाल बहुविशेषता के संदर्भ में करते हैं। बहुविशेषता, लेकिन ये पास की चीजों के अंदर है। आप किराने का सामान घर पर डिलीवर करने का काम शुरू नहीं करेंगे। ओ नहीं, हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये दिलचस्प है। और कितना दूर? तो ये एक यात्रा है जिसे आपने पहले ही शुरू कर दिया है और आप इसमें आगे बारायच चुके हैं। और क्या वास्तव में मुझे लगता है ये एक प्राकृतिक विस्तार है। जैसा कि आपने कहा, आपके ग्राहक वास्तव में इसके लिए मांग कर रहे हैं, तो वास्तव में मांग मौजूद है और आप बस उस मांग को पूरा कर रहे हैं। सही है? हाँ, और कंपनी के लिए, इस कंपनी के लिए ये बहुत स्वाभाविक रूप से हो रहा है, यहाँ तक कि इसे करने के तरीके के माध्यम से भी। क्योंकि वास्तव में कंपनी वर्चुअल नंबरों के साथ शुरू हुई थी 4 साल पहले, और फिर 1 साल पहले उन्होंने ये मांग शुरू कर दी कि अगर आप हमें नंबर दे रहे हैं, मैसेजिंग और वॉइस, तो हर जगह डेटा क्यों नहीं। और फिर हाँ ठीक है, चलिए बिल्कुल अलग प्रदाताओं से डेटा और बिल्कुल अलग तर्क से डेटा जोड़ते हैं। फिर हमने देखा ठीक है 60% क्रिप्टो में आ रहे हैं, तो फिर हमें चाहिए, मेरा मतलब है हमने कुछ मांगें देखी जिन्हें कहते थे देखो मैं आपको क्रिप्टो में पेमेंट करना चाहूँगी। आप एक तरह का व्यवसाय कर रहे हैं जो करना आसान है। हमने कहा ठीक है, अच्छा चलिए करते हैं। और फिर बढ़ोतरी, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे पेमेंट हैं, चलिए फिर विस्तार करते हैं। क्रिप्टो क्यों? मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों आपके लिए पेमेंट के एक रूप के तौर पर क्रिप्टो ने उड़ान क्यों भरी? क्या आप किसी खास सेगमेंट को निशाना बना रहे हैं, किसी खास देश को? क्या इस पागलपन के पीछे कोई तरीका है? या मुझे लगता है कि आंशिक रूप से ये इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता उस किस्म के उपभोक्ता हैं। क्योंकि मुझे हमेशा इस बात की चिंता रही है कि क्रिप्टो कॉइन में ज्यादातर अस्थिरता है, और ईमानदारी से कहें तो बिटकॉइन सभी सिक्कों या सभी क्रिप्टो के पूरे बाजार पूंजीकरण का लगभग 40% है। सही है? मैं बिटकॉइन का इस्तेमाल करने में मुश्किल महसूस करूंगा। मैं बस ये कहना मेरे लिए सही नहीं है कि मैं बिटकॉइन का उपयोग अपने टेलीफोन बिल का भुगतान करने या एक कप कॉफ़ी खरीदने के लिए करना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं आज ये 40,000 है, कल ये 65,000 होगा और अगले दिन ये 18,000 होगा। तो कैसे मैं इन ग्राहकों के मनोविज्ञान को समझने में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहा हूँ। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके पास फिएट तक पहुँच नहीं है, या क्या है? मेरा मतलब है हम मानते हैं, लेकिन ये मेरा मतलब है हमने इसके बारे में कोई सर्वे नहीं किया, और यहाँ तक कि अगर हमने सर्वे किया होता तो मुझे नहीं लगता कि हमें वास्तविक जवाब मिलते। हाँ, लेकिन हमारी समझ ये है कि सबसे पहले ये सिर्फ आसान है उनके लिए। ठीक है, बिल्कुल उन कारणों से जो उनके पास नियमित बैंकिंग चीज़ों के लिए हैं ताकि भुगतान किया जा सके आदि। दूसरा ये है कि क्योंकि ये बहुत खास लोग हैं, ये एक तरह से आसान होता है कि ठीक है मैं बस इतना क्रिप्टो डाल देती हूँ और ये मेरे पूरे साल को कवर कर देता है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मुझे लगता है ये इस खंड की मानसिकता है। ठीक है, काफ़ी हद तक दिलचस्प। मैं इसे थोड़ा घुमा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपका इस पे क्या नज़रिया है। कई वित्तीय सेवाओं के खिलाड़ी, उन्हें इन दिनों सुपर ऐप शब्द बहुत पसंद है। सबको सुपर ऐप शब्द बहुत पसंद है, और सुपर ऐप का मतलब कुछ भी हो सकता है ना? लेकिन इनमें से कई लोग वित्तीय सुपर ऐप बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब इसमें दूरसंचार शामिल करना शुरू कर दिया है। तो रेवोल्यूट ने यह किया है, वेस्टर्न यूनियन ने यह किया है। बिल्कुल। पिछले हफ्ते किसी और ने इसकी घोषणा की थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने ये किया है। क्या आप सचमुच इसे उपभोक्ताओं की कल्पना पर कब्जा करने वाली चीज के रूप में देखते हैं? क्या आप उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक लोग दूरसंचार सेवाओं का उपभोग करेंगे? क्योंकि आपने वस्तुकरण शब्द का इस्तेमाल किया है ना? ये वस्तुकृत होता जा रहा है। तो मैं अपने बैंक को ही उस व्यक्ति के रूप में भी इस्तेमाल करूंगा जिससे मैं टेलको सेवाएं खरीदूंगा। वहाँ ये बहुत नया विचार नहीं है कि नहीं है। 10 साल पहले इसके लिए कुछ ऐसा ही था। हाँ बिल्कुल, खासकर बैंकों के साथ टेलको और बैंक हमेशा वे एक दूसरे के क्षेत्र में घुसना चाहते थे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि डेटा का बहुत बड़ा रोल है ना? ये आपके ग्राहक को जानने के साथ बहुत कुछ है। ये अंतरंगता है, बातचीत है। हाँ, अधिग्रहण। हाँ, उपयोगकर्ता अधिग्रहण। और आमतौर पर ये 2 चीज़ों से रुक जाता था। एक तो ये था कि ये राष्ट्रीय था, बहुत सारे राष्ट्रीय नियम थे, और फिर आप नियम को अलग अलग नियामक, राष्ट्रीय बैंक और टेलको नियामक, जो बहुत कैसे कहें, उनके अपने एजेंडे हैं, है ना? उनके अपने एजेंडे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए ये कभी भी सफल नहीं हुआ। दूसरी बात, ये जो हो रहा है उस पर बहुत लागू नहीं होता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि
टेल्को द्वारा प्रदान की जाने वाली टेल्को सेवाओं के कवरेज और गुणवत्ता के बारे में हमेशा अविश्वास था। ठीक है। और ये वास्तव में कई बार सिद्ध हो चुका है। और हम दावा करते हैं कि अगर हम अब एक टेल्को कंपनी के रूप में BRH रहे हैं और अन्य सेवाओं के प्रदाता बन रहे हैं तो हम इसमें आगे हैं। और फिर हमारे पास बैक एंड में वित्तीय सेवाएं या कोई अन्य सेवाएं हैं। लोगों का इस पर अधिक विश्वास होगा और ये दूसरे तरीके से तेज़ी से उठेगा। हालांकि जैसे जैसे चीज़ें फैलेंगी मुझे लगता है कि इसकी स्वीकृति भी बढ़ेगी। और फिर आप जानते हैं ये डर, अरे इसके पीछे कौन सा प्रदाता है, क्या उनके पास पर्याप्त कवरेज होगा, क्या उनके पास पर्याप्त गुणवत्ता होगी, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। हाँ। और क्या ये, खैर मैं देखता हूं कि ये आपके जैसे खिलाड़ियों के लिए एक अवसर है, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़े एकाधिकार संरचना खिलाड़ी समय लेंगे। बैंक भी आप जानते हैं 2 डायनासोर के साथ एक साथ डीलिंग नहीं करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये सही कहानी है या नहीं। तो क्या ये आपके जैसे अधिक चुस्त खिलाड़ियों के लिए बैंकों से बात करना शुरू करने का एक शानदार अवसर है? बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक यही हम पहले से ही कर रहे हैं। मेरा मतलब है यह भी एक आगे की ओर कदम है जिसके लिए अन्य डायनासोर की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि बैंकों, मनी ट्रांसफ़र कंपनियों, ट्रैवलिंग कंपनियों या संबंधित एयरलाइंस के लिए ये एक और बात है। तो वे इस पर ज़्यादा दाम नहीं लगा रहे हैं और उन्हें नहीं लगता कि वे इसे अपने पोर्टफोलियो में जोड़कर बहुत अधिक जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय अलग है। लेकिन हमारे लिए हाँ, ये बिक्री व्यवसाय होने वाला है। ये वैसे भी हम ही होंगे। हम का अर्थ है ये क्षेत्र, इस सौदे के पीछे खड्डीडा होना। और यह धीरे धीरे एक B2B नियमित लड़ाई में विकसित होगा जैसे अन्य टेल्को हैं। लेकिन क्या कमाने के लिए पर्याप्त पैसा है? एक बैंक को पैसे कमाने होते हैं, बीच में आप लोगों को पैसे कमाने होते हैं। आप भी खरीद रहे हैं। मैं अनुमान लगाता हूं कि आप थोक मूल्य पर बुनियादी ढांचे तक पहुंच भी खरीद रहे हैं। तो क्या चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त पैसा है? अच्छा, पर्याप्त हमेशा एक सवाल है। हाँ ठीक है। क्या सभी के लिए पर्याप्त पैसा है? मेरा मतलब है सभी परतों के साथ मार्जिन रहते हैं। हाँ, इसे इस तरह से रखें। और फिर ये मात्रा का सवाल है। ठीक है। तो अगर सवाल ये है तो कोई भी माइनस में नहीं खेलता है, लेकिन दुर्भाग्य से ग्राहक खेलता है। लेकिन ये ठीक है। नहीं, चलो, ग्राहक दुनिया भर के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहा है। और अब मैं एक टेल्को के पूर्व CEO के रूप में बात कर रही हूँ। ये हमेशा मेरे लिए अपमानजनक था कि टेल्को हवा बेच रहे हैं या ये इतना सस्ता है और आप इसे बहुत महंगा बेच रहे हैं। तो आप जानते हैं, लेकिन सवाल मात्रा का है। जो भी बढ़ती मात्रा प्राप्त करेगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अन्य व्यवसाय करने वाली अन्य कंपनियों के लिए ये कभी भी प्राथमिकता नहीं होगी। ये उनके लिए हमेशा एक मार्जिन, बहुत छोटी मामूली चीज़ होगी। ये दिलचस्प है कि ये कैसे बदल रहा है। तो यहाँ मेरा अंतिम प्रश्न है और मुझे लगता है कि ये वास्तव में आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक सही प्रश्न है, क्योंकि आपने, यदि मैं उस शब्द का प्रयोग करूं तो यह पारंपरिक दूरसंचार कंपनियों ने किया है। आप वर्षों तक इसके भीतर बढ़े हैं। आप ब्लॉक पर नए तरह के बाधक में चले गए हैं। आप आसन्न क्षेत्रों के साथ काम कर रहे हैं जैसे वित्तीय सेवाएं। आप एक पूरी तरह से नई तकनीकी लहर ला रहे हैं जैसे ब्लॉकचेन, डीपिन इत्यादि। आपके पास ऐसे ग्राहक हैं जो क्रिप्टो का उपयोग कर रहे हैं जो 5-10 साल पहले आपकी पिछली भूमिकाओं में होता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? दीना के नजरिए से अगर मैं अनुरोध करूं, और मैं केवल 5 से 7 साल कह रहा हूं, आप B2C परिप्रेक्ष्य से, उपभोक्ता के परिप्रेक्ष्य से वास्तव में दूरसंचार की दुनिया को कैसे बदलते हुए देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये अलग दिखने वाला है या ये मेरे लिए लगभग वैसा ही दिखने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे बहुत सारे अंतर होने वाले हैं? आप अगले 5 वर्षों में इसे कैसे विकसित होते हुए देखते हैं? मुझे लगता है कि B2C ग्राहकों के लिए यह अभी भी अलग दिखेगा। मुझे विश्वास है कि ऐसे लोगों का एक बड़ा हिस्सा होगा जो होम प्रदाता के बारे में सोचना बंद कर देंगे और इस अवधारणा को हर जगह 24 से 7 कनेक्टिविटी में विकसित करेंगे। लेकिन वास्तव में हर जगह टेल्को की भूमिका और भी अधिक वस्तुकृत हो जाएगी। तो वर्तमान में हम अभी भी टेल्को ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ ये कल्पना करें या उस प्रदाता के पास मैं हो सकती हूँ। मेरा मतलब है टेल्को ब्रांड्स के बारे में वही बातें 20 साल पहले भी थीं और ये पहले से ही कमोडिटी के बारे में थी। लेकिन किसी तरह ये ऐसा लगता है अब ये वास्तविक है। ठीक है, क्योंकि ये इस भौतिक बुनियादी ढांचे के भौतिक लाभ को छीन रहा है जो टेल्को के बारे में है। और ये हमेशा डिवाइस उत्पादकों द्वारा संचालित बाजार रहा है। तो एप्पल ने जो किया उसने दुनिया बदल दी। वे अभी भी ये कर रहे हैं और मेरा मानना है कि वे हमारे जैसे लोगों के साथ मिलकर इस यात्रा में बेहद सफल होंगे। तो मेरा मानना है कि कम टेल्को होंगे। उस बाजार में बहुत अधिक विलय और अधिग्रहण होंगे। वे अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर IT कंपनियां बनेंगी जो सभी प्रकार के अनुकूलन की तलाश में हैं और वे एक तरह के ट्रैफिक प्रदाता बन जाएंगे। और यह दिलचस्प था।
तो आप उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर अधिक से अधिक टेल्को सेवाएं या टेल्को डेटा सेवाएं टेल्को प्रदाताओं की तुलना में तृतीय पक्ष चैनलों के माध्यम से खरीदी जाएंगी। ये मेरा विज़न है। हाँ, इसलिए हम और अधिक ऐसी सेवाएं देखने जा रहे हैं जिन्हें हम एम्बेडेड टेल्को सेवाएं कहना पसंद करते हैं। तो टेल्को सिर्फ एक यात्रा का हिस्सा बन जाएंगे जो आपके बैंकों के साथ हो सकती है, आपके रिटेलर के साथ हो सकती है, आपके साथ हो सकती है। जैसा कि आपने कहा, आपकी एयरलाइन, ये एक सीमा पार से शुरू हो सकता है। ये पहले से ही सीमा पार वाले लोगों से शुरू हो चुका है, लेकिन आपको लगता है कि ये राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में भी होगा। मेरा मतलब है यह अब से 5 साल में नहीं हो सकता है, लेकिन अंततः मेरा लंबी अवधि का विज़न है कि यह लगभग अपरिहार्य होगा। ये मेरे लिए अभी भी बिजली जैसा है। तो ऐसे देश हैं जहां केवल एक बिजली प्रदाता है और ऐसे देश हैं जहां नेटवर्क बनाए गए हैं, वैकल्पिक बिजली भी है और इसके साथ सहयोग है। इसीलिए मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा रूपक है जो ये दर्शाता है कि आगे क्या होने वाला है। मेरा मानना है कि दूरसंचार प्रदाताओं के लिए डीपिन नेटवर्क लोगों के घरों की छतों पर लगे सौर पैनलों के समान है। बुनियादी ढांचा है, आप जानते हैं इसे कैसे प्रसारित करें, इसे ग्रिड से जोड़ने के लिए। इसे ग्रिड से जोड़ने के लिए, बिल्कुल। और ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐसा कर रहे हैं, आप जानते हैं, सभी तरह से थोक व्यापार और अंततः अंतिम ग्राहकों की सेवा करना। मोहक। मुझे लगता है यदि आप 1 वर्ष के बाद मुझसे मिलेंगे तो मैं अपने बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकूंगा। मैं डीपिन के बारे में थोड़ा और अध्ययन करूंगा। मुझे लगता है कि डीपिन की पूरी अवधारणा पूरी तरह से समझ में आती है। मुझे लगता है कि अवधारणा वास्तव में सबसे नई अवधारणा नहीं है। मुझे लगता है कि यह अवधारणा कई तरह से मौजूद है। मेरा मानना है कि ब्लॉकचेन इसे थोड़ा आसान बनाता है। इसे लागू करना बहुत आसान नहीं है। दीना, समय निकालने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आपका शनिवार व्यस्त है। मुझे आशा है कि यह आपकी पहली बैठक थी और आपने सुबह जल्दी शुरुआत नहीं की। ठीक है, तो अच्छा, ये कोई बैठक नहीं थी, लेकिन हम जब भी बैठते हैं तो शुभकामनाएं और धन्यवाद। और मुझे लगता है जब भी आप अगली बार यूएई में होंगी, जो मुझे लगता है कि बहुत बार होगा, क्योंकि आपने कहा था कि आप कुछ साझेदारियों के साथ काम कर रही हैं यहाँ बाजार को अनलॉक करने के लिए। तो भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देवियों और सज्जनों, वह दीना थी, वह ईसाइम प्लस की सीईओ हैं। ये एक दिलचस्प कहानी थी। मैं सुझाव दूंगा कि अगर आप लोग इस बातचीत को थोड़ा और समझना चाहते हैं तो पढ़ें। डीपिन विषय पर कुछ बहुत ही रोचक प्रकाशन हैं जो विकेंद्रीकृत भौतिक बुनियादी ढांचे के नेटवर्क हैं। मुझे लगता है कि वह सही है। लेकिन इसके साथ अलविदा, और मैं अगले हफ्ते आपसे मिलूंगा। अलविदा।